1979 से पहले ईरान में प्रो अमेरिका, प्रो ब्रिटेन, प्रो इजराइल सरकार हुआ करती थी। लेकिन इस साल में एक इस्लामिक क्रांति हुई और उसके बाद से लगातार इस्लामिक तौर तरीकों से यहां पर शासन चल रहा है। एक सुप्रीम लीडर होता है, उसके बाद सत्ता होती है, लेकिन सारे जो फैसले हैं, मेन जो फैसले हैं और आखिरी जो फैसला होता है वो सुप्रीम लीडर का ही होता है। पहले 1979 के बाद 10 साल खुमैनी रहे और उसके बाद से अब लगातार लगभग 35 साल से खामनेई, आयतुल्ला अली खामनेई यहां की सत्ता संभाल रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा परिवेश है, ईरान और इजराइल जिस तरीके से युद्ध के मैदान में है, अमेरिका भी खुले तौर पर अब हमले कर रहा है ईरान के ऊपर। इससे ईरान में बैठे जो व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, जो सेना है, उसके भीतर कहीं ना कहीं अब एक अलग सी भावना खामेनेई के प्रति पैदा होने लगी है और कहा जाने लगा है कि अब ईरान के ही ये लोग, जब इनका धंधा चौपट होने लगा तो अब खामेनेई को खुद ही हटाने का तरीका वो ढूंढ रहे हैं। हालांकि 3 नामों की एक लिस्ट खामेनेई भी खुद दे चुके हैं जो उनके उत्तराधिकारी होंगे। तो क्या ये आखिरी संकेत है ईरान में तख्ता पलट होने का? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, क्या तख्ता पलट संभव है ईरान में? देखिए, अभिषेक जी, पॉसिबिलिटीज तो किसी भी चीज की, क्या हम उम्मीद लगा पा रहे थे कि शेख हसीना को ऐसे वहां से निकलना पड़ जाएगा? उम्मीद नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि शेख हसीना जी को 1 घंटे के अंदर अंदर वहां से निकलना पड़ा। ये स्थिति रही। ईरान के जो हालात वर्तमान में हैं वो बड़े ही पेचीदा, बड़े ही कहते हैं ना, बहुत ही संजीदा भी है और बहुत नाजुक दौर से ईरान से गुजर रहा है। अभी आपने 1979 का जिक्र किया। 1979 से ही अमेरिका के साथ दुश्मनी चल रही है, वेस्ट ब्लॉक के साथ दुश्मनी चल रही है और 95 से ईरान लगातार सेशन झेल रहा है, जिस कारण ईरान बहुत सारा जो पैसा कमा सकता था अपनी गैस को बेचकर, ऑयल को बेचकर, वो नहीं कमा पाया। उसका जो दायरा था वो सीमित रहा। चीन, रशिया तक उसका गहरा दायरा सीमित रहा। कुछ भारत ने परचेज कर लिया तो कर लिया, नहीं तो ज्यादा आपका एक्सपोर्ट नहीं कर पाया। लिहाजा मतलब ये है कि ईरान ऑलरेडी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है और ईरान इस बात को जान रहा है, समझ रहा है कि मेरी स्थिति क्या है, बहुत ताकतवर स्थिति नहीं है। नहीं तो जिस प्रकार अमेरिका ने उसकी 6 जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनमें 3 पर अटैक किया, तो उसको अटैक करने के बाद तो उसको अमेरिका के अड्डों पर अटैक कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। 19 सैन्य अड्डे जो हैं गल्फ में अमेरिका के हैं, इसमें करीब 40,000 सैनिक अमेरिका के क्या है, डिप्लॉयड है, उन पर अटैक नहीं किया। इसके अलावा ईरान के पास एक बहुत ही एज जगह है जिसको कह सकते हैं ना, बहुत इसको एज देने वाली, वो है होमोल स्टेट। इसमें अभी तक भी उसको बंद नहीं किया। कल संसद में कानून तो उन्होंने बना दिया, कानून बना दिया, पास कर दिया, लेकिन अभी वो कब इम्प्लीमेंट होगा, कल होगा, परसों होगा, 10 दिन बाद होगा, ये तो कोई जानकारी नहीं है। कहने की बात ये कि जहां एक एक दिन आपके लिए क्या मैटर कर रहा हो और वहां पर इस प्रकार की चीज हो जाए, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका जो देश का एक सिचुएशन है वो लगातार टेंस में है। हालांकि आप बैलिस्टिक मिसाइल से हमले इजराइल के ऊपर कर रहे हैं और इसमें मैं देख रहा हूं कि जो शुरुआत में आपने अटैक किया था वो बहुत हैवी था। लगातार क्या हो रहा है, आपके हमले क्या कमजोर होते जा रहे हैं। इस मतलब आपके पास जो वेपन की कैपेबिलिटी है वो कम है। इसके अलावा आप देखें कि ईरान के साथ खुलकर कोई देश खड़ा हुआ है रूस के अलावा? रूस, चाइना सर, इस्लामिक वर्ल्ड में जी चाइना भी है। चाइना है, लेकिन चाइना ने क्या ओपनली कोई स्टेटमेंट ऐसा दिया? नहीं, ओपनली स्टेटमेंट नहीं आया। मैं वही बात कह रहा हूं। देखिए, आप बैक से क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन आपके लिए फाइनली सामने आ कौन रहा है? वो रशिया आ रहा है केवल। इस्लामिक वर्ल्ड में कोई भी देश आपके साथ आके खड़ा नहीं हो रहा है। तो जब इस प्रकार की आपके साथ में स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में ये कहूंगा कि जो सिचुएशन है, ये जो स्थिति है, ईरान की बहुत बेटर स्थिति नहीं है। और ईरान में देखिए होता है जिसको लोग बोलते हैं कैपिटलिस्ट, पूंजीपति लोग जो होते हैं, पूंजीपति लोग तो सिर्फ अपना नफा नुकसान देखते हैं, अपना फायदा लॉस देखते हैं। उनको अगर ये लग जाए कि हमें फायदा नहीं हो रहा है, हमको नुकसान हो रहा है और आगे भी बड़ी संख्या में होने के नुकसान के
तो हो सकता है कि वहां से क्या निकलने की बात करने लगे। दूसरा, ऑलरेडी अमेरिका और इजराइल रजा पहलवी के जो बेटे हैं उनको भी आपका मिडिल ईस्ट में भेज चुके हैं कि जाओ और जाकर कुछ अपने पक्ष में लोगों को क्रिएट करना है, इकट्ठा करना शुरू करो। अब उस तरह की अगर स्थिति बनती है, उद्योगपति मिलते हैं, खामनेई शासन से जो नाराज लोग हैं, जाहिर सी बात है, ये खामनेई शासन क्या है, एक डिक्टेटरशिप की तरह आपका सिस्टम चलाता है। 79 से पहले हम देखें तो आजादी का एक अलग ही लुत्फ लेते थे ईरान के लोग, लेकिन 1979 के बाद वो लुत्फ चला गया। मोरालिटी पुलिस सड़कों में जाकर चलने लग गई। मोरालिटी पुलिस ये बताती है कि आपको कैसे चलना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, ये बताने के लिए पुलिस आपकी लगा दी गई है, आपके चारों तरफ, आपके आसपास। तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट, ऐसी पुलिस के अगेंस्ट वहां पे आंदोलन, जो महिलाओं ने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए। तो ऐसा नहीं है कि ईरान के अंदर कुछ नाराज लोग नहीं है खामनेई शासन के अगेंस्ट, और जो नाराज लोग हैं, विपक्ष हैं, वो इस बात के दलील दे भी सकते हैं कि देखिए अमेरिका है या इसराइल है, वो ईरान के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि वो अगेंस्ट किसके है, वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, जो फालतू में तनाव क्रिएट कर रहे हैं, सहयोगी रवैया नहीं रख रहे हैं। 79 से पहले भी तो ईरान था जो तरक्की कर रहा था, ग्रोथ कर रहा था, उसकी तरक्की हो रही थी। तो ये जो चीजें हैं, अब जैसे रजा पहलवी के बेटे का मिडिल ईस्ट में जाना, अमेरिका इजराइल का लगातार इस प्रकार का कहना, अमेरिका का ये कहना कि मेक ईरान ग्रेट अगेन बोलना, ये बहुत सारे कर दे रहे हैं। अब वो अमेरिका का सोचना ये है, इजराइल का सोचना ये है कि जो पैसा हम वॉर में लगाए, इससे बेटर वो पैसा हम रेजिम चेंज करने में लगा दें। तो बात ये है कि उस बात है कि वहां पर जो ग्रुप्स काम कर रहे हैं अलग अलग अपोजिशन, हालांकि ईरान में खामनेई शासन के दौरान अपोजिशन बहुत कमजोर रखा गया है, अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग वहां पर नहीं है। वहां पे तो स्ट्रॉन्ग वही है जो रिलीजियस हेड है, कि खामनेई साहब। वही मैं कह रहा था, जब स्ट्रोंग वो हैं तो क्या उन्हें बदलना इतना आसान है, उनकी सत्ता का परिवर्तन करना इतना आसान है? नहीं, देखिए बात, अब ये तो फिर कोई भी आपका, अगर आपका स्टेट का हेड होगा, जिसे हम हेड ऑफ स्टेट कह सकते हैं, वो होगा, उसको हटाना मुश्किल होता है। लेकिन जब अगर जनता ये ठान ले, और पैसे में किसी भी बात जानी है, अभिषेक जी, कोई भी देश क्यों ना हो, चाहे हमारा देश हो, कोई भी देश, आप जो पीएम प्रेसिडेंट देख रहे हैं, लेकिन जो एक एलिट क्लास होती है, एलिट क्लास में आपके एक्टिविस्ट भी आते हैं, एलिट क्लास में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर लोग भी आते हैं, एलिट क्लास में आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपकी मिलिट्री, ये सब आपके एलिट क्लास में आते हैं। ये अगर ठान ले तो क्या है सुपर लीडर? कुछ नहीं है, इन्हीं से सुपर लीडर है, ये सुपर लीडर है। तो वही बात है कि वहां पे खामनेई को हटाने का एक प्रोसीजर भी है क्या? कि अगर वो जो कमेटी है, वहां पर एक कमेटी बनती है, वो कमेटी सजेस्ट करती है खामनेई को, रिलीजियस हेड को, और रिलीजियस हेड अगर ठीक से काम ना कर रहा हो तो उस कमेटी के पास में उनको हटाने का राइट है। और वो जो कमेटी है, उस कमेटी में सारे यही लोग हैं जो मैं आपको एलिट क्लास बोल रहा हूं, वो तो वहां भी काम करती है। मतलब जो खामेनी लंबे वक्त से वहां शासन में हैं, अब वहीं की जनता ये सोचने लगी है कि एक व्यक्ति की वजह से, एक व्यक्ति की जिद की वजह से पूरा ईरान क्यों इन हमलों को झेले, क्यों युद्ध में जाए? नहीं, देखिए एक्चुअली एक बात और भी है, ऐसा नहीं है कि सारी पब्लिक में, तो उन लड़कियां जो वहां पर विरोध कर रही थी कि हम हिजाब नहीं लाएंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो लड़की भी आज ईरान की गवर्नमेंट के साथ में खड़ी थी। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस प्रकार के जब हमले होने शुरू हुए और हम हमलों में टारगेट किया गया कि हमारा जो वॉर है, और जो मैसेज जा रहा है लगातार ईरान के अंदर, इसराइल की ओर से, अमेरिका की ओर से, इनका इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन एक बात ये भी सच है कि अगर किसी भी देश में रिजिम चेंज हुआ है, तो क्या वो देश कभी तरक्की कर पाया है? मुझे तो नहीं लगता है। तो ये बात ईरान की पब्लिक समझ भी रही है कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हर देश में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रेजेंट गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होते, उनका नंबर बढ़ जाएगा, हो जाएगा, नंबर बढ़ जाएगा, जरूरत नहीं है। अब देखना ये कि अमेरिका में लगाता है, उधर रशिया खामनेई के समर्थन में उसको कितना पैसा देते हैं, कैसे उसको स्टॉप कराते हैं, तो रशिया चीन कितना सपोर्ट डायरेक्ट को इंडायरेक्टली करते हैं, इन पर बहुत कुछ चीजें क्या होंगी, डिपेंड होंगी। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल। मुझे लगता है कि अमेरिका इसराइल अच्छा खासा पैसा लगाकर रिजिम चेंज कराने की 100% कोशिश करेगी।
अच्छा सर, मेन जो था ये जो युद्ध थोपा गया या फिर हमला किया गया, वो वाकई में न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करना था या रिजीम चेंज करना था, या ये न्यूक्लियर सिर्फ बहाना था? वो तो ये भी सकता है कि इराक, देखिए जब तुलसी गायकवाड़ मुझे याद आती है, मार्च की बात है, मार्च 2025, वो कहते नहीं नहीं ईरान के पास ऐसा कुछ नहीं है, ईरान तो अभी उसने प्रोग्राम पहले ही बंद कर दिया था, उसने हमें काफी आश्वस्त किया कि भाई वाकई में नहीं होगा। लेकिन आपके जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी कहते नहीं कि ईरान को इतना ज्यादा है, तो दाल में कुछ तो काला है, या तो अमेरिका की एजेंसी गलत है या यूएन की एजेंसी गलत है, या आपका इसराइल की जो एजेंसी उनमें गलती है, उनमें कमी है। वो भी कह रहे हैं कि ईरान जो है एक आपका जितना एक लिमिट होती है उसको क्रॉस कर चुका है, ज्यादा बना चुका है, वो कभी एटॉमिक वेपन बना सकता है। इसराइल तो ये तो दावा कर रहा है कि करीब 15 वेपन हेड बना चुका है, और अगर वाकई में ईरान वॉरहेड बना चुका है तो वाकई में टेंशन सिचुएशन होनी चाहिए। अच्छा, ये टेंशन कम हो जाएगी अगर यहाँ रिजीम चेंज हो जाता है? देखिए अब सिंपल सी बात है, इसराइल का कहना ये है, अमेरिका का मानना ये है कि अगर रजा पहलवी जैसी गवर्नमेंट मिल जाए जो हमारे साथ मित्रों संबंध रखे, तो बात खत्म हो जाएगी, कोई मामला ही नहीं, झगड़ा ही नहीं है। अब खामनेई हो या खुमैनी हो, वो क्या बोलते थे कि मिडिल ईस्ट में इसराइल जो है वो कैंसर के समान है, बाकी जितने आपके मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं वो इसराइल को मान्यता दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम मानते ही नहीं, हम कह रहे हैं इसको उठा के समुद्र में फेंकेंगे इसराइल को। नहीं, ऐसे करोड़ों लोगों का नरसंहार अब आज के वक्त में करना तो नामुमकिन है। खैर, देखना होगा कि क्या रिजीम चेंज, क्या जो सत्ता का हस्तांतरण होता है या फिर तख्ता पलट होता है, खामनेई को जबरदस्ती हटाया जाता है या फिर खामनेई खुद अपनी मर्जी से किसी और को सत्ता सौंपते हैं, और क्या जो आने वाला अगला लीडर होगा वो खामनेई के जैसा होगा या फिर प्रो अमेरिका प्रो इजराइल होगा। प्रो अमेरिका प्रो इजराइल होगा तो फिर ईरान तरक्की के रास्ते पर चल सकता है। अगर ठीक ऐसा ही जैसे खामनेई जिस तरीके की विचारधारा के नेता हैं उसी तरीके का कोई नेता कमान संभालता है, फिर ये जो लड़ाई वाला खतरा है ईरान के ऊपर से टलने वाला नहीं है। बाकी अपडेट ये भी है इस मामले में कि कहा यह भी जा रहा है कि सीरिया में अमेरिका के एक बेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया, हालांकि हताहत वहां कोई नहीं हुआ है। और आने वाले वक्त में जिस तरीके सर ने बताया कि 19 गल्फ में बेसिस हैं अमेरिका के, उन पर भी टारगेट करने की जो फिराक में है ईरान, ऐसे भी दावे लगातार किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तख्ता पलट ईरान में होता है, होता भी है या नहीं। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।